हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लैंगस्टन ह्यूग्स के फेमस प्ले मुलट्टो की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मुलट्टो ऐसे लोगों को कहते हैं जो मिक्स्ड रेस या लिनिएज के होते हैं, यानी कि जिनका एक पेरेंट एक ब्लैक होता है यानी अफ्रीकन होता है और दूसरा पेरेंट एक यूरोपियन होता है। इस प्ले में लैंगस्टन ह्यूग्स ने रेसिज्म के बारे में बात की है। रेसिज्म का मतलब होता है कलर के बेसिस पर भेदभाव करना। तो चलिए अब हम लोग इस प्ले के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। मुलट्टो अ ट्रेजेडी ऑफ द डीप साउथ, ये इस प्ले का पूरा टाइटल है और जैसे मैंने आपको बताया ये रेस इश्यूज के बारे में है। लैंगस्टन ह्यूग्स एक अमेरिकन राइटर थे और सोशल एक्टिविस्ट भी थे, यानी वो एक सोशल वर्कर भी थे और वो खुद एक ब्लैक थे और इसीलिए ब्लैक्स के लिए वो बहुत सारे काम किया करते थे। Produced on Broadway in 1935, it ran for 11 months and 373 performances. तो ब्रॉडवे में 1935 में इसे प्रोड्यूस किया गया था और 11 मंथ्स तक ये चलता रहा ये प्ले और 373 टाइम्स इसे परफॉर्म किया गया। जैसा मैंने आपको बताया, मुलट्टो एक रेशियल क्लासिफिकेशन है। ऐसे लोग होते हैं, ऐसी रेस के लोग होते हैं जो मिक्स्ड एंसेस्ट्री के होते हैं, यानी जिनका एक पेरेंट अफ्रीकन और दूसरा यूरोपियन होता है। ऐसे लोगों को मुलट्टो कहते हैं। अब चलिए हम लोग इस प्ले की समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। प्ले की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें एक प्लांटेशन दिखाया गया है, यानी कि एक बहुत बड़ा सा फार्म दिखाया गया है और उस बड़े से फार्म का यानी कि प्लांटेशन का नाम है नॉरवुड प्लांटेशन, जो पोक काउंटी जॉर्जिया में है। और उसका जो ओनर है वो है कर्नल थॉमस नॉरवुड, जो उस प्लांटेशन का ओनर है, जो करीब 60 साल का होगा। और उसके साथ रहती है कोरा लुइस, जो कि उसकी एक मिस्ट्रेस है, यानी कि पत्नी नहीं है, वो बस उसे रखे हुए है। जो कर्नल थॉमस नॉरवुड है कोरा लुइस को बस रखे हुए है, यानी वो उसकी रखेल है। तो कोरा लुइस जो है वो एक ब्राउन वुमेन है, यानी कि वो एक अफ्रीकन है जो कि 40s में है, करीब 40 साल की है, जो करीब 30 साल से कर्नल नॉरवुड का घर भी संभालती है और तब से ही वो उसकी मिस्ट्रेस भी है 30 साल से। और इन दोनों के 4 बच्चे भी हैं और उन बच्चों का नाम है, जो सबसे बड़ा है वो है विलियम, जो कि अभी भी उसी प्लांटेशन पे रहता है। इसके अलावा 2 बेटियां हैं, बर्था और सैली, और वो दोनों बेटियां इतनी ज़्यादा लाइट कलर की हैं कि लोग समझ ही नहीं सकते कि वो बेसिकली मुलट्टो हैं, यानी कि उनके एक जो माँ है वो ब्लैक है। कोई इस बात को मान ही नहीं सकता, वो इतनी ज़्यादा गोरी हैं, वाइट हैं। इसके अलावा रॉबर्ट नाम का भी एक बेटा है, जिसे शॉर्ट में बर्ट कहा गया है, जिसकी उम्र 18 ईयर्स की है और नॉरवुड से काफ़ी हद तक उसका जो चेहरा है वो मिलता जुलता है। और जो रॉबर्ट है वो काफ़ी टाइम से एक कलर्ड स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। कलर्ड स्कूल ऐसा स्कूल होता है जो ब्लैक्स के लिए स्कूल्स चलते थे अमेरिका में, यानी जो ब्लैक लोग होते थे, उनके बच्चे होते थे, वो नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे, उन्हें अलग स्कूल्स में पढ़ना पड़ता था। ऐसे स्कूल्स को कलर्ड स्कूल कहते थे। तो रॉबर्ट ऐसे ही स्कूल में जाता था और पहली बार वो प्लांटेशन आया था बहुत सालों के बाद। तो फर्स्ट एक्ट की शुरुआत होती है बिग हाउस से, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो कर्नल थॉमस नॉरवुड है, उस प्लांटेशन का ओनर, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था अपनी बेटी सैली लुइस के बिहेवियर को लेकर, क्योंकि सैली लुइस अभी तक ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं गई थी और उसको स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। इस बात से जो कर्नल थॉमस नॉरवुड है वो परेशान था। ही स्पीक्स विद सैम, तो वो अपने नौकर सैम से बात करता है इस बारे में। और सैम भी एक अफ्रीकन अमेरिकन है, यानी कि एक अफ्रीकन है जो अमेरिका में रहता है। ऐसे इंसान को अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं और वो नॉरवुड का पर्सनल सर्वेंट है। तो ये सारी बातें नॉरवुड अपने पर्सनल सर्वेंट सैम से कर रहा था कि कैसे वो अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और अपने बेटे रॉबर्ट को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है। और रॉबर्ट का ये काम था कि वो सैली को ट्रेन स्टेशन तक लेकर जाए, लेकिन ये काम करने की जगह जो रॉबर्ट है वो शहर चला गया है कुछ रेडियो ट्यूब्स वगैरह लेने के लिए, और इस चीज़ की उसने अपने फादर से परमिशन भी नहीं ली है, इसलिए नॉरवुड नाराज़ था। नॉरवुड सेज दैट बर्ड शुड बी इन द फील्ड्स पिकिंग कॉटन रादर देन रोमिंग अराउंड टाउन। तो नॉरवुड कहता है कि इस बर्ड को खेतों में जाकर कॉटन तोड़ना चाहिए था
टाउन में घूमना नहीं चाहिए था ऐसा, और वो कहता है कि जब ये लौट कर आएगा तो ज़रूर मैं इसे चाबुक से यानी कि कोड़े से मरवाऊंगा। तभी वहाँ पर सैली आती है अपने पिता को गुड बाय करने के लिए, क्योंकि उसके पिता ने उसको स्कूल भेजने का डिसाइड किया था, इसलिए वो अपने फादर को थैंक यू भी करने आई थी। शी एक्सप्रेसेस अ डिज़ायर टू बिकम अ टीचर, तो वो कहती है कि वो पढ़ाई लिखाई करके एक टीचर बनना चाहेगी, लेकिन नॉरवुड उसे सिरे से नकार देता है इस आइडिया को, और वो कहता है कि एक बार उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी सैली की, तो नॉरवुड उसे नॉर्थ भेज देगा ताकि वो अपनी बहनों के साथ एक कुक बनना सीख सके। तो नॉरवुड के हिसाब से ब्लैक्स को कोई हक नहीं था अच्छी नौकरी करने का। रॉबर्ट रिटर्न्स फ्रॉम टाउन, तभी रॉबर्ट वो जो बेटा है वो आ जाता है टाउन से सैली को पिकअप करने के लिए, और उसी टाइम पर फ्रेड हिगिंस नाम का एक पॉलिटिशियन भी वहाँ आता है और नॉरवुड को एक वार्निंग देता है और कहता है कि कैसे ये जो तुम्हारा बेटा है रॉबर्ट, ये शहर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, और पोस्ट ऑफिस में जाकर इसने एक वाइट औरत से लड़ाई भी की है, क्योंकि इसे जो रेडियो के ट्यूब्स मिले थे वो डैमेज थे और इसीलिए ये अपना पैसा मांग रहा था, और उसने पोस्ट ऑफिस की उस वाइट औरत से लड़ाई भी की है। तो हिगिंस इज कंसर्न दैट रॉबर्ट्स बिहेवियर विल एनकरेज अदर अफ्रीकन अमेरिकन्स टू थिंक दे आर इक्वल टू वाइट्स। तो हिगिंस कहता है कि रॉबर्ट ऐसा बिहेव करता रहेगा तो इस शहर के बाकी के अफ्रीकन अमेरिकन्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा, और वो ये सोचने लगेंगे कि वो वाइट्स के बराबर हैं। तो हिगिंस जो है वो नॉरवुड से कहता है कि तुम फिर से शादी कर लो, एक वाइट औरत से तुम एक शादी कर लो इंस्टेड ऑफ जस्ट स्लीपिंग विथ कोरा। इस ब्लैक औरत को कोरा के साथ सोने से अच्छा कि तुम एक वाइट औरत से शादी कर लो, जो कि तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। टू हैव अ वाइट वुमेन अराउंड द हाउस एंड वुड प्रिवेंट हिम फ्रॉम बिकमिंग टू सिंपैथेटिक विथ हिज अफ्रीकन अमेरिकन प्लांटेशन वर्कर्स। तो वो कहता है कि अगर तुम एक वाइट औरत से शादी कर लोगे तो तुम्हें फिर ये अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के साथ, इन वर्कर्स के साथ मिंगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डील करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नॉरवुड लीड्स हिगिंस आउटसाइड टू टेक अ लुक एट द कॉटन प्लांटेशन व्हाइल कोरा एंड विलियम, हर एल्डेस्ट सन बाय नॉरवुड, डिस्कस। तो फिर क्या होता है कि नॉरवुड जो है वो हिगिंस को बाहर ले जाता है अपना कॉटन का फील्ड दिखाने के लिए, कॉटन की फील्ड दिखाने के लिए, और जो कोरा और विलियम हैं वो लोग ये डिस्कस करने लग जाते हैं कि कैसे जब रॉबर्ट बहुत छोटा था तो तब कुछ वाइट लोगों के सामने उसने नॉरवुड को पापा कह दिया था, और इसी वजह से नॉरवुड ने रॉबर्ट को बहुत मारा था। They talk about the fact that Robert is going to get himself and the rest of the African Americans on the plantation in trouble. वो लोग ये भी डिस्कस करने लग जाते हैं कि रॉबर्ट ऐसा ही बिहेव करता रहा तो उसकी वजह से बाकी अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ भी बुरा होगा। रॉबर्ट रिफ्यूजेस टू एक्ट लाइक अ सबॉर्डिनेट टू वाइट्स। तो रॉबर्ट कहता है कि मैं इन गोरे लोगों के सामने झुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी एक हाफ वाइट हूँ और इसीलिए मैं एक वाइट की तरह ही पेश आऊँगा। ही टेल्स हिज मदर दैट नॉट ऑल अफ्रीकन अमेरिकन्स हैव टू यील्ड टू वाइट पीपल। वो अपनी माँ को ये भी कहता है कि अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को यानी ब्लैक्स को वाइट्स के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। तो जो उसकी माँ है वो कहती है कि तुम्हें नॉरवुड के प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और तुम्हें बाकी के अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की तरह बिहेव करना चाहिए, ऐसे नहीं। लेकिन रॉबर्ट नहीं मानता और वो कहता है कि वो अब इन कॉटन के फार्म्स में, फील्ड्स में काम नहीं करेगा। एंड कोरा नोट्स दैट दे ऑल हैव टू डू थिंग्स दे डोंट लाइक। और कोरा ये कहती है कि हम सभी को वो काम करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। उसी तरीके से जैसे हमें कर्नल से झूठ बोलना पड़ रहा है कि सैली जो है वो टाइप राइटिंग एक्चुअली सीख रही है, कुकिंग और सीविंग नहीं सीख रही। वो सिलाई कढ़ाई करना या खाना बनाना नहीं सीख रही, वो तो एक्चुअली टाइप राइटिंग सीख रही थी। लेकिन कर्नल को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो लोग उससे झूठ बोल रहे थे। तो कोरा कहती है कि हमें बहुत बार ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते। लेटर दैट इवनिंग नॉरवुड रिक्वेस्ट टू हैव अ प्राइवेट कॉन्वर्जेशन विद रॉबर्ट। उसी शाम को नॉरवुड कहता है कि मैं रॉबर्ट से अकेले में बात करना चाहता हूँ, और कोरा कहती है कि जैसा तुम्हारे पिता कहते हैं वैसा करो। नॉरवुड जो है रॉबर्ट से क्वेश्चनिंग करना चालू करता है। वो कहता है कि तुम शहर में प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहे हो, और अगर तुम्हें ऐसे ही करना है तो तुम इस फार्म को छोड़कर चले जाओ, इस प्लांटेशन को छोड़कर चले जाओ। लेकिन रॉबर्ट नहीं मानता और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। नॉरवुड एक पिस्टल बाहर निकालता है, उसके पास एक बंदूक होती है जिसे वो बाहर निकालता है, पिस्टल को, रिवॉल्वर को, और तभी रॉबर्ट जो है उस गन को नॉरवुड से छीन लेता है और नॉरवुड का गला घोंट देता है, उसे मार देता है।
जब कोरा अंदर आती है ये सब शोर सुन के तो वो एकदम हॉरिफाइड हो जाती है, वो शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि नॉरवुड एकदम मोशनलेस यानी कि बिना किसी हलचल के बस ज़मीन पे पड़ा है। तभी वहाँ पे वो दो आदमी आते हैं जो नॉरवुड के साथ मीटिंग करने वाले थे, लेकिन जब वो नॉरवुड का मृत शरीर देखते हैं, डेड बॉडी देखते हैं, तब वो एक भीड़ को इकट्ठा कर लेते हैं रॉबर्ट को पकड़ने के लिए। और तब सैम जो कि नॉरवुड का नौकर था, जब वो ये रियलाइज़ करता है कि नॉरवुड मर गया तो उसे बहुत खुशी होती है। उसे पता लग जाता है कि वो फ्री हो गया है क्योंकि उसका जो मालिक है वही मर गया, और वो तुरंत फार्म को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद कोरा धीरे धीरे पागल हो जाती है और वो हमेशा नॉरवुड का इंतज़ार करने लगती है। वो लोगों से भी कहती है कि नॉरवुड आएगा और उसे कुछ बोलेगा, उसे कुछ आदेश देगा, तो वो किसी और का ऑर्डर लेने के लिए तैयार नहीं थी। ऑल ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन्स ऑन द प्लांटेशन सीज द अपॉर्चुनिटी एंड फ्ली द प्रॉपर्टी। उसके बाद बाकी के अफ्रीकन अमेरिकन्स जो भी उस प्लांटेशन पर काम कर रहे थे वो सभी छोड़कर चले जाते हैं प्रॉपर्टी को, यानी जितने भी ब्लैक्स थे वो उस प्रॉपर्टी को छोड़कर चले जाते हैं। और जो बड़ा बेटा है विलियम वो भी जाने लगता है और अपनी माँ को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन कोरा अभी भी रॉबर्ट का ही वेट कर रही थी, इसीलिए विलियम को अकेले ही जाना पड़ता है। वो कहती है कि वो नॉरवुड का वेट कर रही है। विलियम डर जाता है ये सब पागलपन की बातें सुनकर और वो वहाँ से चला जाता है। कोरा टॉक्स टू द एम्प्टी रूम, और कोरा तभी भी उस खाली कमरे से बात करती है और उस बात को याद करती है कि कैसे जब वो सिर्फ 15 साल की थी वो नॉरवुड की रखेल बन गई थी। तभी वहाँ पे वो जो भीड़ है वो आ जाती है रॉबर्ट को ढूंढते ढूंढते, और तभी रॉबर्ट जो है वो घर में भाग कर आता है और यहाँ वहाँ गन फायर हो रहा था, यानी गोलियों की आवाज़ आ रही होती है। रॉबर्ट जल्दी से भागकर ऊपर जाता है और अपने आप को शूट कर लेता है इससे पहले कि वो जो वाइट लोगों की भीड़ थी उसे पकड़ पाए और उसे हैंग कर दे। तो यहीं पर जो ये प्ले है उसकी समरी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी कि कैसे ब्लैक्स के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता था अमेरिका में। इसके बारे में इस प्ले में बताया गया है। सो चले हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।